आपका सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त, आपका गाइड। आज का जो हमारा न्यूज है 27 अक्टूबर 2022 आज का जो डेट है। तो आज का जो 27 अक्टूबर के बारे में अगर बात करें तो पीटी मेंस और इंटरव्यू के स्तर पर जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे वो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं। मैं पेपर के वाइज पे बताऊंगा भी ये किस टॉपिक का ये टॉपिक है, तो आप उसको आप नोट्स बना सकते हैं। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, उसको मैं बताता हूँ कि इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप उसको भी नोट करते चलें ताकि आपको अगर कोई भी एग्जाम अगर बीपीएससी देना चाहते हैं, यूपीपीएससी देना चाहते हैं या यूपीएससी देना चाहते हैं तो आपको वहाँ भी फायदा होगा या लाभ होगा। ठीक है, चूँकि नोट्स बनाया हुआ रहेगा तो वो चीज़ आपको आगे भी बहुत ही काम देगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो चीज़। ठीक है, अगर बात करें हम कि बीटी का पास, देखिए ये जो है टॉपिक हमारा है साइंस टेक का है, पेपर 3 का है यूपीएससी का, बीपीएससी में पेपर 2 का है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी के पीटी में ही क्वेश्चन आ चुके हैं बीटी का पास को लेके। अब इसको जरूर पढ़ें इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, और मेंस में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंस के स्तर पर भी ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार जरूर कर लें। बात करें, कहा जा रहा है कि देश में बीटी कपास के 2 दशक बाद पहली खाद्य फसल जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की व्यावसायिक खेती की विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी दे दिया है। इससे क्या होगा, तो इससे हमारा बहुप्रतीक्षित आधुनिक तकनीक आधारित जीएम फसलों की खेती का रास्ता साफ हो गया है। समिति ने अपनी मंजूरी के साथ ही सरकार से इसकी खेती की अनुमति देने की सिफारिश भी कर दी है। समिति के इस फैसले से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। मतलब इसका विशेषता बता रहा हूँ मैं, ये क्या करेगा ये, इसका ये है कि समिति के इस फैसले से खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगा हमको भारत में। जेनेटिकली इंजीनियरिंग के अगर है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी मतलब GEAC की पिछले सप्ताह की हुई 147वीं बैठक में इसकी सिफारिश की गई है और कृषि और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में इसे क्रांतिकारी फैसले के रूप में देखा जा रहा है। GEAC ने पहली बार देश में किसी खाद्य जीएम फसल की खेती की अनुमति दिया है, जबकि वर्ष 2002 में ही और खाद्य फसल बीटी कपास की खेती की अनुमति दे दिया था। अगर बात कर रहे हैं कि विकसित जो देश हैं उसे इस तकनीक से कैसे लाभ उठा रहे हैं, इसको भी आपको लिखना जरूरी होता है। अगर बात करें जो विकसित जो देश हैं तो कैसे इस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं, तो GEAC की इन सिफारिशों को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर केसी बंसल ने प्रगतिशील कदम करार दिया है। कहा है कि इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, और क्या होगा, तो खाद्य तेलों के मामले में देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। मतलब क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि किसानों को तो इससे लाभ होगा ही सीधे सीधे, और क्या होगा कि खाद्य तेलों के मामले में भी देश जो है सो आत्मनिर्भर, हम लोग दूसरे देशों से आयात जो करते हैं उससे भी हम लोग को आत्मनिर्भर बनेगा। और विकसित देश इस तकनीक का लाभ उठाकर ढाई तीन दशक, मतलब विकसित जो देश है, विकसित देश इससे इस तकनीक का लाभ लगभग 2.5-3 दशक उठा रहे हैं और हम पिछड़ रहे थे। समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें कि भारत क्या करता है, तो भारत जो है 65% खाद्य तेलों का आयात करता है। भारत कितना करता है, भारत जो है अभी तक 65% हम लोग जो है खाद्य तेलों का आयात करते हैं दूसरे देशों से। सीमित होते प्राकृतिक संसाधनों से अपनी जरूरतों को पूरा करने के सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य तेलों की घरेलू खपत जो है 65% हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने के साल दर साल उपाय किए जा रहे हैं। हर साल उपाय किए जा रहे हैं कि हम लोग आयात पर जो निर्भरता वो घटे, कम हो। लेकिन परंपरागत तिलहनी खेती का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। देश में खाद्य तेलों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिसे पूरा करने के लिए आयात निर्भरता बढ़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में अगर बात करें, दूसरे देशों के मुकाबले की अगर बात करें, तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले घरेलू तिलहनों की उत्पादकता बहुत कम है। मांग व आपूर्ति के बढ़ते अंतर को पाटने के लिए जीएम सरसों पर दांव लगाया गया है, लेकिन पर्यावरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी आरोपों की वजह से इसकी खेती को अनुमति नहीं मिल पा रही है। आगे अगर बात करें हम, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमारा ये भी है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 43% की कटौती जरूरी है। लंदन से आया रिपोर्ट कि जिंदा रहना है तो हमें जिंदगी जीने के ढर्रे को बदलना होगा। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना होगा। अगर तापमान में अगर बात करें तो तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक सीमित करना है तो हमें उत्सर्जन में 43% तक की कटौती करनी होगी। अगर ऐसा करने से चुके तो बहुत सारे शहर जो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइंटिफिक का भी है
टॉपिक है आपका पेपर 3 यूपीएससी के हिसाब से अगर बात करें आईएएस में, तो आईएएस के पेपर 3 में आता है, और लेकिन बीपीएससी की अगर बात करें तो बिहार पीसीएस में ये आपका पेपर 2 में आएगा। और यूपी पीसीएस में तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों का सिलेबस सेम है, तो उसमें भी पेपर 3 में ही आएगा, उसके भी पेपर 3 में साइंस टेक का है। आगे की बात का आईआर का हमारा टॉपिक है यूपीएससी का पेपर 2 और भारत बीपीएससी का पेपर 1 में, कि भारत ने रूस को दी परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करने की सीख। मतलब भारत जो है सो रूस को एक गाइडलाइन दिया कि आप जो है परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल नहीं करने कीजिए। उन्हें कहा है राजनाथ, हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष सरगई शोइगु, क्या नाम है, रूसी समकक्ष जो है सरगई शोइगु को यूक्रेन की से युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने का बड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प नहीं चुनना चाहिए, दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति से इस मामले का हल करना चाहिए, ये उनका राजनाथ सिंह ने कहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही साथ उन्होंने डर्टी बम, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, तो डर्टी बम के इस्तेमाल पर उकसावे को लेकर भी चिंता जताई है। इस पर राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन का समर्थन कर रहे पश्चिमी देशों को परमाणु विकल्प नहीं चुनने का संदेश दिया है। ध्यान रहे कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। उन्होंने रूस के डर्टी बम के इस्तेमाल करने की धमकी को उकसावे वाला कदम बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ने को लेकर रूसी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से बात करने की पहल की थी। मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह ने भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए दोहराया कि इस विनाशक युद्ध के जल्द समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि परमाणु बम या रेडियोधर्मी हथियारों का इस्तेमाल विकल्प किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं है। यह मानवता के क्या है, तो यह मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बताया जाता है कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन में बिगड़ते हालात के साथ ही द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ आपका। आगे है कि भारत और चीन, हमारा जो भारत और चीन के रिश्तों में सुधार के सभी हित में, मतलब हमारा जो भारत और चीन के साथ जो रिश्तों में जो खटाहट है उसको दूर किया जाएगा, तो सुधार सभी हित में। तो भारत अपना कार्यकाल पूरा कर रहे चीन के जो राजदूत हैं सुन बियोंग ने बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत चीन जो संबंध है वो विकास के 3 साझा बिंदुओं पर टिका हुआ, उसके लिए सीमावर्ती में अमन और शांति जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो है हमारे चाइना से क्या होता है कि बॉर्डर पर ही जो है सो खटास होती रहती है। इसमें कहा है भारत ने फिर से स्पष्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आईआर का यूपीएससी पेपर 3 और बीपीएससी पेपर 1। भारत ने यह फिर से स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में पूर्वी लद्दाख के बड़े हिस्से में चीनी सैनिकों के पीछे हटने के बावजूद दोनों देशों की सीमा पर अभी भी शांति बहाल नहीं हुआ है। भारत में अपना कार्यकाल समाप्त कर रहे चीनी राजदूत सुन बिडोंग से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए, मतलब भारत और चीन के जो रिश्ते खराब हैं, खटाट होते रहती है, इसको रिश्ते को सामान्य बनाने के लिए यह जरूरी है कि सीमा पर शांति बहाल हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन के रिश्तों को सामान्य बनाना न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के हित में है। बल्कि क्या है, पूरी दुनिया के हित में है। भारत और चीन का जो रिश्ते हैं अगर सुधर जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के हित में होगा। ये जयशंकर से मुलाकात के बाद बिडोंग की तरफ से भी एक बयान उन्होंने भी कहा है, उन्होंने एक दिन पहले अपने बयान पर सफाई भी दिया था और कहा है कि दुनिया में भारत और चीन के साथ साथ विकास के लिए पर्याप्त जगह हैं। अभी दुनिया में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों देशों को इस क्षेत्र में और इसके बाहर शांति एवं विकास में योगदान के लिए सही फैसले करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए के साथ विवादों का सही तरीके से समाधान भी करना चाहिए। आगे अगर बात करें तो इनका हमारे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर राज्यों के मंत्रियों के साथ हमारे जो गृह मंत्री के साथ बैठक होगी आज, उसमें ये भी है कि इस फैसला पर होगा कि विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने कहा है कि देश के सामने साइबर, मादक पदार्थों की तस्करी, तटीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन जैसे आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी अहम चुनौतियां भी हैं। नई तकनीक के आने से इन क्षेत्रों की चुनौतियों के बढ़ने और उनके आयाम बदलने की आशंका है। ठीक है, इस पर चर्चा होगा। अभी आगे है देश में पहले ही साइबर अपराध प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय में अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह से क्या नाम है, CCTNS, इसका मतलब क्या होता है कि क्राइम एंड क्रिमिनल
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS, मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, मतलब ई जेल, ई कोर्ट, ई फोरेंसिक और ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। मतलब मादक जो पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए केंद्र सरकार से लेकर जिला स्तर तक 3 स्तरीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। केंद्र सरकार की कोशिश इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकारों को की सहभागिता को बढ़ाना और इसे सुनिश्चित करना है। बहुत ही अच्छा चीज़ है, कदम उठाना है सरकार का। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, अगर बात करें हम कि आतंकवाद की नई चुनौतियों पर यूएनएससी की भारत में विशेष बैठक, मतलब सुरक्षा पर, मतलब जो है यूएनओ जो है, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर यूएनएससी में बतौर अस्थायी सदस्य भारत का कार्यकाल अब सिर्फ 66 दिन बचा हुआ है, लेकिन भारत इस समय का पूरा कार्यकाल करने की तैयारी में है। इसी क्रम में 28 और 29 अक्टूबर को भारत में आयोजित यूएनएससी की आतंकवाद के खिलाफ गठित समिति की विशेष बैठक का बहुत ही महत्व होगा। बैठक में यूएनएससी के सभी 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा 15 अस्थायी सदस्यों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। भारत में पहली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें पीटी के लिए भी होगा, याद रखना, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए, बीपीएससी में मेंस में इतना बार पूछा गया ये क्वेश्चन है इसके बारे में। तो भारत में पहली बार क्या है, तो भारत में पहली बार यूएनएससी की इस तरह की विशेष बैठक हो रही है, जिसमें नई तकनीकी, इंटरनेट मीडिया तकनीकी आधारित भुगतान व्यवस्था, ड्रोन व दूसरे उपकरणों का आतंकी संगठन की तरफ से किए जाने वाले इस्तेमाल को लेकर एक वैश्विक रणनीति बनाने पर विचार विमर्श होगा। बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली भी हिस्सा लेंगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद उनकी सरकार किसी वरिष्ठ मंत्री की यह पहली विदेश यात्रा होगी। भारत में इसे ब्रिटेन की तरफ से द्विपक्षीय रिश्तों की गाड़ी को तेजी से पटरी पर लाने के लिए तौर पर भी देखा जा रहा है। यूएनएससी के तहत आतंकवाद के खिलाफ गठित समिति सीटीसी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जो है हमारे विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने बताया कि समिति की बैठक में अस्थायी 5 देशों के प्रतिनिधि के अलावा 15 अस्थायी सदस्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा हमारे भारत के लिए, और इसको याद रखना, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारत में पहली बार यूएनएससी की बैठक होने जा रही है। आगे अगर बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें हम कि यहाँ पे हमारा है कि नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें हम, देखिए लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर चलाया ऑटो रिक्शा, ये भी एक थोड़ा सा पीटी के लिए है। क्या हुआ है कि लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची, मतलब रेतीले राजस्थान में बर्फीले लद्दाख तक ऑटो रिक्शा से पहुंचने की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन कनाडा और स्विट्जरलैंड की 4 लोगों की दुस्साहसिक टीमों ने यह कारनामा दिखाया है। इन लोगों ने ऑटो रिक्शा पर जैसलमेर से लद्दाख 19,000 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रोड उमलिंगला पास को पार कर गया। यह पहली बार है जब कोई ऑटो रिक्शा से 1430 मील सफर तय करके लद्दाख के उच्चतम इलाकों तक पहुंच गया। बता दें कि इस सड़क का निर्माण पिछले वर्ष हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये पॉलिटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कानून बनाने में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है संसद, मतलब कानून जो बनता है हमारे भारत में उसका सबसे बड़ा योगदान संसद का रहता है। इस बात को आप पॉलिटी अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से गहराई से तो पता चले, क्योंकि भारत क्या कहा जा रहा है कि भारत में वैसे तो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जो विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का संलयन पर आधारित है, लेकिन इस ढंग की विशेषता यह है कि इसे परिसंघीय स्वरूप भी प्रदान किया गया है, जहां शक्तियों का बंटवारा अनिवार्य होता है। इसी कारण भारत में इन दिनों ही सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाया गया है। यह बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तथा विधायिका के बीच विद्यमान है, अतः कोई संवैधानिक संस्था एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज़। अगर बात करें ये, इसको हम क्लियर करते हैं चीज़ों को, इसको नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाल ही में क्या हुआ है, उच्चतम न्यायालय में दायर एक विशेष याचिका के बारे में विचार करना आवश्यक हो गया है। किस याचिका में न्यायालय ने यह मांग किया है कि क्या मांग किया है कि ये मांग किया है कि वह संसद को धर्म और लिंग से तटस्थ ऐसा कानून बनाने के लिए निर्देश करे जिससे विवाह, तलाक, दत्तक मतलब गोद जुलियता ग्रहण, अनुवांशिकता, उत्तराधिकार आदि मुद्दों पर एक समान संहिता बनाई जा सके। यहाँ यह विचारणीय है कि यहाँ एक विचारणीय तथ्य है कि क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायालय ऐसा
कोई निर्देश दे सकता है, और क्या यह निर्देश संविधान से संगत होगा? इस विषय पर विचार करने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि संविधान में शक्ति संलयन और शक्ति पृथक्करण का संतुलन कैसे स्थापित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट करने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत है, आपको नोट बनाने की जरूरत है आपको। इसमें क्या कहना है, इसमें कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे बात करें हम कि शक्ति संतुलन, यहाँ पे 2 पॉइंट आ गया है। 2 पॉइंट का अगर आप जानेंगे समझेंगे तब इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। क्या है कि शक्ति संलयन मतलब क्या है हमारा कि शक्ति संलयन और शक्ति पृथक्करण का संतुलन, मतलब शक्ति संलयन क्या होता है और शक्ति पृथक्करण क्या होता है, इसके बारे में पहले जब तक जानेंगे नहीं जब तक इस बार को नहीं लिख सकते हैं। तो पहले अगर बात करें हम कि शक्ति संलयन का अर्थ क्या होता है, तो शक्ति संलयन का ये अर्थ है, ये मतलब है कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह सभी संसदीय तंत्रों की स्थापना का अनिवार्य बुनियादी गुण है। भारत में यह गुण ब्रिटेन से प्रेरित है, मतलब भारत में ये गुण है जो ब्रिटेन के लिए प्रेरित है, ब्रिटेन में भी है वो चीज़ें सब। और इसमें अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 क्लॉज 3, यह संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसी कारण यह संसद जो है कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित है। अगर दूसरी ओर अगर बात करें हम कि संविधान के संसाधनों के समतामूलक वितरण का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्राप्ति के लिए विकेंद्रीकरण ढांचा अपनाया गया है, जो भारत को एक परिसंघ बनाता है। किसी भी परिसंघीय ढांचे की स्थापना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर होती है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कहा जा रहा है कि अर्थात जो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जैसा कि अगर बात करें हम कि जैसा कि अगर हम उदाहरण देंगे तो कहाँ देंगे, अमेरिका के संविधान में है। यहाँ यह उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परिसंघीय ढांचा देश विशिष्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे ढांचे की कोई सटीक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें हम जो है टॉपिक की शक्ति का आपसी में बंटवारा, तो भारत में शक्ति पृथक्करण की बात किया जा रहा है। भारत में शक्ति पृथक्करण यानी उसका आपस में बंटवारा अपने 2 रूपों में प्रचलित है। पहला यह है कि लंबवत और दूसरा है क्षैतिज। मतलब लंबवत मतलब वो कि लंबवत पृथक्करण के कारण क्या होता है, एक कानून बनाने के लिए संघ और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। अब ये भी किस अनुसूची में है, ये भी आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस अनुसूची में है, तो जिसके लिए 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य और संवर्ती सूची शामिल है। इसके बावजूद कई अवसर पर कभी बहुत सारे चीज़ें टॉपिक पर कई अवसरों पर संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति है। जैसे आपातकाल की उद्घोषणा के बाद, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर मतलब राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। जैसे कि अगर उदाहरण दें, जैसे आपातकाल की उद्घोषणा, जब आपातकाल लग जाता है तो उसमें कौन कानून बनाता है, उसमें आपका संसद कानून बनाती है। तो जो संसदीय परिसंघ की विशेषता है, जो संसदीय परिसंघ की विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिन विषयों का उल्लेख सूचियों में नहीं है, मतलब कहा जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची, जो संवर्ती सूची, जिन विषयों का इस तीनों में नहीं है, तो और जो नए विषय उभर के आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही। ये भी आपका पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और पूछा जाता है। तो इन्हीं शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियां भी कहते हैं। इन्हीं शक्तियों क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से है। अब चलिए हम दूसरी ओर क्या चाह रहे हैं कि क्षैतिज शक्ति पृथक्करण का अर्थ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में एक दूसरे के हस्तक्षेप से बचाना है। अब यहाँ पर भी संविधान के अनुच्छेद 50, संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, क्या कहता है कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण का स्पष्ट उल्लेख है। दूसरी ओर परोक्ष रूप से अगर बात करें, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122 में विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को अलग किया गया है। अनुच्छेद 21 ये उल्लेख करता है कि जब तक किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं हो, तब तक उसके आचरण पर संसद में चर्चा नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 122 में क्या है, तो इसी प्रकार जो 122 है वो क्या कहता है कि 122 में यह है कि संसदीय कार्यवाहियों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोका गया है। यही अप्रत्यक्ष शक्ति पृथक्करण का प्रमाण है। एक अन्य प्रावधान भी यहाँ उल्लेखनीय है, वह है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है कि राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका शामिल नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 12 भी आ गया है, अनुच्छेद 12 की भी चर्चा की गई है कि राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका शामिल नहीं है। शक्तियों के पृथक्करण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और संसद की सर्वोच्चता बनाए रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे कि कहा जा रहा है शक्तियों के पृथक्करण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और संसद की सर्वोच्चता बनाए रखना है। अगर एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही संघ और राज्यों के बीच या राज्य और नागरिकों के बीच विवादों का निष्पक्ष समाधान कर सकती है, लेकिन क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से यह आशंका भी होती है कि वह कई अवसरों पर निरंकुश हो जाए। इस आशंका को समझते हुए संविधान निर्माताओं के समस्त न्यायिक संविधान में ही रखी है। न्यायिक शक्तियां जो है वो कहाँ रखा गया है, संविधान में ही रखी गई है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इस बारे में, अब देखिए यहाँ ये भी केस का उदाहरण देना जरूरी होता है आंसर में, ये भी केस का आपको उदाहरण देना जरूरी होता है। और बात करें हम कि कहा जा रहा है कि न्यायिक शक्तियां संविधान में रखी गई है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं के बारे में एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 में कहा है कि वैसे तो समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित है, लेकिन शक्ति पृथक्करण के प्रचलन के कारण भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। आगे हेडलाइंस है ताकि कोई निरंकुश न हो जाए। ऐसा ही प्रावधान संसद के संबंध में भी है ताकि वह सर्वोच्च बने रहने के बावजूद निरंकुश नहीं हो सके। अनुच्छेद 122 का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 122 में ये कहा गया है कि संसदीय कार्यवाहियों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप रोका गया। इसका अर्थ ये है कि संसद को किसी कानून के निर्माण करने से रोका नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो दूसरे शब्दों में संसद को कानून बनाने की संप्रभुता शक्ति प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसके निरंकुश हो जाने की आशंका बनी रहेगी। इससे बचाने के लिए संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना शामिल की है। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा समीक्षा वह प्रक्रिया, अब इसके बारे में समझना है कि न्यायिक इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन अथवा समीक्षा क्या होता है, इसके भी आपको नोट करना जरूरी है। ये इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक इस टॉपिक को क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखाएगा, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है कि न्यायिक पुनरावलोकन अथवा समीक्षा क्या होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय क्या करता है, तो न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। इस आधार पर उसे निरस्त भी कर सकता है। अब वो निरस्त कैसे करेगा, इसके लिए उदाहरण भी देना जरूरी है। तो उदाहरण के लिए अगर बात करें हम तो संविधान के 99वें संविधान संशोधन 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को संविधान के बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करते हुए उन्हें निरस्त कर दिया था। ऐसे कई उदाहरण हैं व्यवस्था में देखे गए हैं जो अतः न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रयोग कर न्यायपालिका न केवल अधिकारों का संरक्षण करती है बल्कि क्या करती है, वो संसद को निरंकुश होने से रोकती भी है। इस पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो जिस याचिका का उल्लेख ऊपर किया गया है उस पर विचार करने के क्रम में अगर बात करें तो संविधान में अब आगे शामिल रिट जारी करने की शक्ति पर भी विचार करना आवश्यक है। अब रिट जो जारी किया है तो उसके बारे में भी विचार करना जरूरी है, आवश्यक है। तो अगर बात करें सबसे पहले तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत हाई कोर्ट में, ठीक है। तो और क्या है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। उनका उद्देश्य क्या है, अब जो 5 रिट जारी किए जाते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको भी समझना है। चूंकि इसका मतलब ये है, उनका उद्देश्य ये होता है कि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण और संस्थाओं को कर्तव्यनिष्ठ बनाने से है। यहाँ हम जिस याचिका की बात कर रहे हैं उस संदर्भ में परमानेंस रिट महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जो है इसमें भी है 5 रिट है टोटल, उसमें से परमानेंस रिट महत्वपूर्ण है। परमानेंस का मतलब होता है बाध्यकारी आदेश, मतलब जिसे जारी कर न्यायालय किसी प्राधिकारी को कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए किसी कार्य को करने या नहीं करने का आदेश देता है। आगे है कि न्यायालय अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा बनाए गए जो कानून की वैधता का परीक्षण कर सकता है। वह इस कार्य के लिए यदि सक्रियता का प्रयोग भी करता है तो संसदीय सर्वोच्चता बाधित हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत विशेष परिस्थितियों में जब न्याय पूर्णतः बाधित हो रहा हो तो वह राज्य को कोई कार्य करने या नहीं करने के लिए निर्देश दे सकता है, न कि कोई कानून बनाने का आदेश देगा। अतः समान सिविल संहिता के निर्माण के लिए संसद को आदेश देने हेतु उच्चतम न्यायालय से की यही मांग तर्कसंगत प्रतीत होगा। ऐसी संहिता के निर्माण के लिए भारत सरकार जवाबदेह है, चूंकि वह लोकसभा, ये निष्कर्ष होगा, चूंकि वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये आपका निष्कर्ष होता है। अतः यह अधिकार केवल संसद का है कि वह तय करे कि किस कानून का निर्माण करना आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका।
इसी के बारे में यहाँ है सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए प्राविधान, मतलब परमादेश जो है, अब देखिए परमादेश के बारे में कहा जा रहा है कि परमादेश जो है एक क्या है, तो आदेशात्मक न्यायिक उपचार है। किसी भी सरकार, अधीनस्थ न्यायालय, निगम या सार्वजनिक प्राधिकरण को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए मतलब या करने से मना करने के लिए, जिसके लिए वह कानून के लिए तहत बाध्य है और जो सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति वाला है, उसके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। लेकिन अगर बात करें, यह किसी प्राधिकरण को वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से जारी नहीं किया जा सकता है। भारत में परमादेश के लिए अनिवार्य शर्त यह है, वह निकाय की क्या शर्त है, तो वह निकाय लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए उत्तरदायी हो। साथ ही याचिकाकर्ता को इस तरह के सार्वजनिक कर्तव्य के परिवर्तन का दावा करने का अधिकार देने वाले समान रूप से सह अस्तित्व में होना चाहिए। आगे बात करेंगे, ये दो पूर्व शर्त परमादेश के मुद्दे की नींव बनाती है। परमादेश का प्राथमिक दायरा और क्या है, प्राथमिक दायरा और कार्य पूछताछ के वह निर्णय के बजाय आदेश और निष्पादित करना है। यह किसी निकाय के निर्णय को बदलने के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। दायित्व जो वैधानिक प्रकृति के नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। परमादेश को और बेहतर के रूप में समझने के लिए उसके विभिन्न स्वरूपों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। वैकल्पिक विषय जो है, वैकल्पिक परमादेश राहत के लिए पहले आवेदन पर जारी किया गया एक आदेश है, जो प्रतिवादी को या तो मांगे या कार्य करने को या इसे न करने की कारण स्पष्ट करने के लिए निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष पेश होने का क्या करता है, आदेश देता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो परमादेश सामान्य जनहित में एक निचले प्राधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है, जो अधिकारी या प्राधिकरण के न्याय के उल्लंघन को रोकने के समय की एक निश्चित अवधि के लिए अपने कार्यों को तेजी से करने के लिए कहता है। न्यायिक उपचार के लिए जारी किए गए जाने वाले आदेश के बारे में उच्चतम न्यायालय ने भारत संविधान में एस.वी. बोहरा 2004 मामले में इस ऐसे निर्देश जारी किए हैं। ज्ञातव्य हो कि यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल या विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। इन तीनों ही प्राधिकारियों पर बारी बारी से दृष्टि डालें तो स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष और अनुच्छेद 77(1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आगे हम आ गए, यहाँ इकोनॉमिक्स पेज में कहा जा रहा है कि 2022 में बन सकता है नए मकानों की बिक्री का सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड। मतलब क्या है कि एनरॉक ने कहा है कि 2022 में देश के 7 प्रमुख शहरों में 2014 की तुलना में नए मकानों की लॉन्च में कमी रही। 2014 में इन 7 शहरों में 5,45,230 नए मकान लॉन्च हुए थे। हालांकि मौजूदा रुझानों से संकेत मिलता है कि 2022 में नए लॉन्च होने वाले मकानों की संख्या 3.5 लाख से ज़्यादा रहेगी। 2022 के पहले 9 महीनों में सिर्फ 7 शहरों में 2,64,780 नए मकान लॉन्च हो चुके हैं। बीते 18 महीने के सभी प्रमुख सूचीबद्ध रियल एस्टेट डेवलपर्स की बिक्री में अच्छी वृद्धि हो रही है। तो ये आपका डाटा है, क्या है, तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी एनरॉक ने कहा है कि होम लोन पर ब्याज और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के बावजूद 2022 में घरों की बिक्री का सर्वकालिक रिकॉर्ड बन सकता है। कंपनी ने इस वर्ष प्रदेश के प्रमुख 7 शहरों में 3.6 लाख नए मकानों के बिकने का अनुमान जताया। यदि ऐसा होता है तो 2014 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तब देश के 7 प्रमुख शहरों में 3,42,980 में नए मकानों की बिक्री हुई थी। इन 7 प्रमुख शहर में कौन कौन शामिल है, इसको याद रखना जरूरी है। कौन कौन सा है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं। ठीक है, इस बात को आप डाटा लिख लेंगे। अगर बात कर रहे हैं कि उस साइबर को लेकर कहा जा रहा है, साइबर को लेकर 8 क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है। और कौन कौन सा 8 क्षेत्र है, इसको याद रखना समझना जरूरी है कि सरकार अगले वर्ष बजट सत्र में डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सरकार अगले वर्ष बजट सत्र में डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क पर बिल पेश कर सकती है। फिलहाल डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क की तैयारी चल रही है। सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा रणनीति 2022 के तहत भारत की उन्नति और आत्मनिर्भरता के लिए सुरक्षित व भरोसेमंद साइबर स्पेस मुहैया करने का लक्ष्य रखा है। अभी भी 8 क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को लेकर फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संयोजक राजेश पंत ने औद्योगिक संगठन के एक कार्यक्रम में कहा, डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क पर अभी लोगों से राय लेने का काम बाकी है। पंत ने भी कहा कि राष्ट्रीय साइबर स्पेस में प्रशासनिक कामकाज से लेकर ई-कॉमर्स, बिजनेस व उद्योग सभी शामिल हैं। 5G लॉन्च होने से